हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर लखनऊ। तो हम आ चुके हैं। आज हमको डिस्कस करने वाले हैं अपने साइंस में फिजिक्स को लेकर के। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो आप लोगों ने फिजिक्स, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम टाइम आ गया है और आप लोगों ने प्रिपेयर अच्छे से कर लिया होगा। लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि जैसा कि मैं ऑफलाइन में फील करता हूँ कि कई बच्चे जिनको लगता है कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो मैं आज एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट में सारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो को तो 2 की स्पीड या फिर 1.5 की स्पीड पे आराम से देख सकते हैं। मस्ती में देखें और पढ़ाई हमेशा इंजॉय के साथ में करेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में करंट भी पढ़ा होगा, वोल्टेज भी पढ़ा होगा और सारी चीज़ें, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। उसी बीच में एक टॉपिक का नाम आता है, तो उस टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब कितने बच्चे हैं जो कहेंगे कि हमको ओम्स लॉ अच्छे से आता है? कई के जवाब आ रहे हैं कि हम जो है सब कुछ जानते हैं, कुछ भी पूछ लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही पता होगा कि ओम्स लॉ होता है क्या, V इक्वस टू आई आर, V इक्वस टू आई आर, V इक्वस टू आई आर। अब ये V इक्वस टू आई आर आया कहाँ से? और इसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे दो टाइप के ग्राफ आपको देखने मिलेंगे। एक आईबी ग्राफ, आप चीजों को नोट करते रहें कॉपी में तो बेटर रहेगा, और एक होगा वीआई ग्राफ। अब कई बच्चों को हम यहां पे अभी क्वेश्चन देंगे तो उन कहेंगे अरे ये तो हमको आता है तो भैया कर दो। अभी देखो यहां पे हम अगर बात करेंगे कि V इक्वस टू आई आर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ओम्स लॉ जो है उसको कैसे यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आसान भाषा में बात करें तो V का मतलब यहाँ पे है वोल्टेज। वोल्टेज जो भी कह रहे हैं हमको आता है, बस आप 5 मिनट रुकिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कितना आता है आपको। और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक करंट, I की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। R क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इन तीनों चीजों को पहले आपको समझना पड़ेगा कि वोल्टेज है क्या, आखिर में वोल्टेज कौन सी चीज है, करंट क्या है। और यहाँ पे ये आपने फर्स्ट जो लेसन होगा उसमें आपने अच्छे से देखा होगा कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब अगर हम बात करें वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का काम क्या है? कहते हैं कि वोल्टेज ज्यादा आ गया, वोल्टेज कम आ गया। आपने 3-4 तरीके की बैटरी देखी होंगी। सबसे पहले अगर हम इस छोटे से सेल की बात करें तो ये सेल होता है जो हमारे इसमें लगता है, वॉच में लगने वाला सेल होता है। इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ये मान के चलिए कम से कम 1 वोल्ट मान लेते हैं कि ये 1 वोल्ट का होता है। फिर उसके बाद जो हमारी रिमोट जो होता है, रिमोट में अब कई लोगों को यही नहीं पता होगा। ये मान लो हमने एक बना लिया सेल, और इस सेल के अंदर क्या होते हैं आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अगर इस जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन पे कौन सा चार्ज होता है और यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, अगर ये सेल है आपके पास, आप सोच करके बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अगर आप प्लस हैं तो बिल्कुल राइट कह रहे हैं, और ये होता है माइनस। प्लस और माइनस चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, और जब क्वांटाइजेशन आप चार्ज बताया जाएगा तो वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। तो प्लस और माइनस, अब ये प्लस और माइनस अगर इसकी मान लें तो हम मान लेते हैं कि चलो ये 5 वोल्ट का होगा। हमने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया होगा, लेकिन 5 वोल्ट मान लेते हैं कि 5 वोल्ट है। ये वाला है, इसका ये वॉच में लगता है, ये रिमोट में लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन ये बहुत बारीकी से आप अगर समझेंगे। पढ़ने का मतलब ये है कि बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ लो और किसी को आप समझा पाओ। जब आप समझा पाओगे, अपने पेरेंट्स को समझा पाओगे, अपने फैमिली मेंबर को समझा पाओगे, या फिर अपने भाई बहनों को समझा पाओगे, तभी आपके पढ़ने का कोई मतलब है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये सेल, ये रिमोट वाला सेल है, रिमोट में लगता है, ये वॉच में लगता है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें कि आपके यहाँ घर में होगा इन्वर्टर, क्या होगा, इन्वर्टर, और इन्वर्टर में यहाँ पे 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस तरीके से इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। तो आखिर में ये वोल्टेज है क्या? अगर इस
सेल का अगर काम छोटा सा काम है तो क्या यहाँ पे कई सेल मिला करके क्या हम जो है रिमोट को नहीं चला सकते क्या? आपने कभी थिंक किया? आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि कई जो है सेल को मिला करके हम एक रिमोट को चला दें, क्योंकि करंट तो दे ही रहा है, वोल्टेज आ ही रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको छूने से कुछ नहीं हो रहा है, इसको छूने से कुछ नहीं हो रहा है, इसको छूने से कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे घर में जो हाउस होल्ड सर्किट है, कौन सी हाउस होल्ड सर्किट है, यहां पे हाउस होल्ड सर्किट में कितने वोल्ट का करंट आता है? 220 वोल्ट। और 220 वोल्ट के वायर को अगर हम छू लें तो क्या होगा? आपको पता ही है कि यहां पे सीधे ऊपर, तो सीधे ऊपर आखिर में यहां पे ऐसा क्या है कि वोल्टेज जो है यहां पे ज्यादा हो रहा है और इस वोल्टेज को पकड़ने से हमको करंट लग रहा है। कहते हैं कि आपको करंट लग गया क्या? तो करंट यहां पे लग रहा है, यानी कि 220 वोल्ट पे बहुत ज्यादा करंट होता है और 12 वोल्ट पे इतना करंट कम होता है, 5 वोल्ट पे बहुत कम होता है, 1 वोल्ट पे बहुत कम होता है। तो इसी चीज को लेकर के जो ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरा जो है अच्छे से इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि जब जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट अपने आप बढ़ रहा है। इस तरीके से अगर यहां पे देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ने का मतलब कि आपको करंट लग रहा है, यानी कि अगर यहां पे 1 वोल्ट का आप सेल पकड़ लें, बैटरी पकड़ लें तो कुछ नहीं होने वाला है। 5 वोल्ट का पकड़ लें, कुछ भी नहीं होगा। यहां पे थोड़ा सा झटका लग सकता है, इन्वर्टर वाली बैटरी में थोड़ा सा झटका लग जाएगा। लेकिन इधर यहां पे वोल्टेज बढ़ा तो यहां पे करंट बढ़ गया और इसीलिए आसान भाषा में कहते हैं कि करंट लग गया। और करंट लगने का मतलब है कि वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा था, वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा था। तो वोल्टेज क्या चीज है? वोल्टेज जो है करंट को ढकेलने का काम करता है, पुश करने का काम करता है। अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा। यानी कि ओम ने इसी चीज पे एक्सपेरिमेंट किया और यहां पे जो एक्सपेरिमेंट देखने को मिला वो कुछ इस तरीके का था कि V और अपॉन आई, यहां पे V को बढ़ाया गया तो अपने आप से करंट क्या हुआ? बढ़ गया। तो हमने क्या बताया कि वोल्टेज, अगर आपसे पूछे कि वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज वो चीज है जो करंट को ढकेलने का काम करती है, करंट को आगे बढ़ाने का काम करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं, उसी को वोल्टेज कहते हैं। तो ये आपको अब जो है भूलना आसान नहीं होगा, आप भूल भी नहीं पाओगे कि वोल्टेज क्या है। तो वोल्टेज जो है करंट को ढकेलने का काम करता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। सपोज दैट यहां पे हम लिख लेते हैं कि मान लो ये 20 वोल्ट है। कितना है? 20 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है यहां पे मान लेते हैं कि 5 वोल्ट, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर यहां पे है तो आपका यहां पे रेशियो क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा? यहां पे रेशियो आपका हो जाएगा 4/1, 4/1। इसी चीज को ट्राई किया ओम ने, और ओम ने सबसे पहले यहां पे देखा कि 20 वोल्ट है तो 20/5 तो यहां पे आ रहा है 4/1, यानी कि 4:1 का रेशियो यहां पे देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे, अब आप लोग आंसर करेंगे, अगर यहां पे हम कर दें V की वैल्यू 16 कर देते हैं, V की वैल्यू 16 है तो आप बताओगे कि यहां पे क्या आएगा? V की वैल्यू 16 है तो I की वैल्यू यहां पे आपको डायरेक्टली बताना है कि I की वैल्यू आखिर में क्या होगी। I की वैल्यू आपको बतानी है। कौन कौन बता पाएगा? बताओ भाई, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, कई के जो है जवाब आए हैं कि यहां पे 4 हो जाएगा। तो 4 यहां पे क्यों हो जाएगा? आप देखिए 16/4 करते हैं तो रेशियो क्या होगा? रेशियो अपने आप से 4:1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आ गया? 4:1। कहने का मतलब यह है कि अगर वोल्टेज बढ़ा है तो करंट अपने आप से बढ़ जाएगा, करंट अपने आप से बढ़ ही जाएगा, उसको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें कि मान लो V की वैल्यू है 40 तो आपका I क्या हो जाएगा? I क्या हो जाएगा? बिल्कुल 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 सही, यहां पे 10 तो 10 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा 4:1, 4:1। तो इसी चीज को लेकर के अब मान लीजिए जो ओम रहे होंगे तो ओम ने ऐसा तो कुछ सोचा नहीं होगा कि V = IR, V = IR ओम ने नहीं दिया। ओम ने बस सिर्फ और सिर्फ ये बता दिया कि जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पे एक रेजिस्टेंस नाम की चीज क्यों आई? क्योंकि आपको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहां पे V क्या हो जाएगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा अपने आप से बढ़ जाएगा, यानी कि V को बढ़ाएंगे तो I अपने आप बढ़ जाएगा। जैसा कि हमने बताया
और आपको पता है कि यहाँ पे v अपॉन आई इसीलिए लिखा गया था कि v बढ़ेगा तो i अपने आप से बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपको इंडिकेट कुछ कर रही हैं। और यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम मैथ में पढ़ते हैं कि यहाँ पे आ जाता है k, तो k को ना लेकर के यहाँ पे r को ले लिया गया है, तो r i हो गया, r i हो गया। अब अपनी सुविधा के लिए हमने कहा कि बहुत आसान भाषा में बताओ, तो हमने कहा v इक्वल्स टू आई आर, v इक्वल्स टू आई आर। कितने बच्चों को यहाँ पे ये ओम्स लॉ समझ में आ चुका है? अब कई लोग यहाँ पे ओम्स लॉ की डिफिनीशन में कहते हैं अरे टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अरे टेम्परेचर को बढ़ाना ही क्यों है? हम ये वायर है, सपोज दैट दिस इज द मेटल वायर, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें हम टेम्परेचर को क्यों इंक्रीज करेंगे, क्यों डिक्रीज करेंगे? तो इसीलिए जब डिफिनीशन बताई गई तो वहां पे कई बच्चों ने जो है यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट बताया। तो ये ठीक है, आप डिफिनीशन में ऐड कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना कोई जरूरत की बात नहीं है। ये सब एक्सपेरिमेंट के पार्ट हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अब आप कई लोगों से हम यहाँ पे आर पूछने की रेजिस्टेंस क्या है, चलो बताओ रेजिस्टेंस है क्या? सभी को पता होगा कि रेजिस्टेंस क्या है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल पास आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हम आपको बिल्कुल डरा भी नहीं रहे हैं। अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होंगे। आप आज तक जो है ग्राफ को नहीं समझ पाए होंगे कि आई बी ग्राफ बना देगा, वी आई ग्राफ बना देगा, आर कब ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, ये सारी चीजें अभी हम बताएंगे। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? करंट को रोकने का काम करता है। करंट को रोकने का काम कौन कर रहा है? यहां पे रेजिस्टेंस कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है करंट को रोकने का काम कौन करेगा? रेजिस्टेंस करेगा। और जब करंट को रोका जाएगा तो नुकसान किसको होगा? इलेक्ट्रॉन को। तो यानी कि पिसेगा कौन यहां पे? इलेक्ट्रॉन। पिसेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट को रोकने का काम किया जा रहा है। अब यहां पे कहेंगे करंट को रोकने के फायदे क्या हैं? कई बार यहां पे ऐसा होता है कि करंट बहुत ज्यादा आ रहा हो, वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो करंट को अगर रोका नहीं जाएगा तो क्या होगा? हमारी सर्किट जो है ब्लास्ट हो जाएगी। यानी कि हम अगर कोई मान लो सिस्टम चला रहे हैं, वो सिस्टम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं जो है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस सपोज दैट यहाँ पे हमारे सामने कई लाइटें लगी हैं, तो अगर इनको हम पूरी 220 वोल्ट का करंट दे देंगे तो क्या होगा? वो ब्लास्ट हो जाएंगी, वो फट जाएंगी। तो यहाँ पे करंट का मतलब यही है कि करंट जो है उसको रोकने का काम कर रहा है, टू स्टॉप, टू स्टॉप। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। वोल्टेज, करंट। अब करंट क्या है? करंट को अगर डिफाइन करें तो करंट क्या हो जाएगा? करंट का मतलब है कि चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पे फ्लो ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं रखा गया? आप सोच के बताइए कि फ्लो ऑफ यहां पे प्रोटॉन क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन हमारा जो है चारों तरफ चक्कर लगाता है। चारों तरफ चक्कर लगाने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। और इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं निगेटिव चार्जेस। क्या होते हैं? निगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन के पास होंगे निगेटिव चार्जेस। तो इन निगेटिव चार्जेस जो है ये मूवेबल हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? मूवेबल है, मूवेबल है। और मूव अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब मूवेबल है तो इसीलिए यहाँ पे वायर के अंदर सीधे चलता है, वायर के अंदर सीधे चलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमने कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसीलिए करवाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? मूवेबल हैं। तो ये जो है आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पता चल चुका होगा कि V इक्वल्स टू आई आर कहां से आया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, अब हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जो VI ग्राफ है और IB ग्राफ है, आप NCERT में देखेंगे तो 11.4 पे यहाँ पे लिखा गया है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ का ही पार्ट है IB ग्राफ, IB ग्राफ। इस IB ग्राफ को समझने के लिए आपको मैं छोटी सी बात बता देता हूं। मैथ सबने पढ़ी होगी और मैथ में आप लोग देखा होगा कि जो IB ग्राफ है वो बनता कैसे है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपल सी अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल
पोटेंशियल, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इट स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, potential difference applied the circuit to the circuit to the current flowing in the current flowing in the अब करंट का फ्लो कहां पे होता है, तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फ्लोइंग इन द सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये चीज आपको लिख के आनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओम्स लॉ बताओ, तो यहां पे ओम्स लॉ देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां पे हमने हेडिंग कर लिया था आईबी ग्राफ। तो आईबी ग्राफ को समझने से पहले यहां पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा, आपने tan थीटा का नाम सुना है? कितने बच्चों ने tan थीटा का नाम सुना है? और यहां पे आपको पता होगा जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो ये x एक्सिस होता है और यहां पे ये y एक्सिस होता है। ये चीज़ें आपको पहले से पता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन समझते हैं कि सपोज दैट ये हमारा एक ग्राफ है, ये है आईबी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? आईबी ग्राफ। आईबी ग्राफ में अगर हम बात करें तो इस आईबी ग्राफ को अगर हमने ऐसे बना दिया, एक हमने ऐसे बना दिया और ऐसे, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे तो वहां पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला होगा। हमने लिख दिया R1 R2 R3 R4, इस तरीके से लिख दिया। हमने 4 ऑप्शन दिए कि अच्छा बताओ कि R1 R2 R3 और R4 यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दें R1 R2 R3 R4, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 2 लिख देते हैं R1 इक्वस टू R2 इक्वस टू R3 इक्वस टू R4। थर्ड लिख देते हैं R4 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। फोर्थ लिख देते हैं यहाँ पे R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4 इज ग्रेटर देन R1। इसका आंसर बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे कर पाते हैं। देखिए, करने को तो आप हो सकता है कि तुक्के में सही कर दो, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ में अगर बात करें तो कौन कर पाएगा, देखते हैं। सभी लोग करेंगे? आई थिंक सबने कर लिया होगा यहाँ पे। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? कई लोगों के जो है यहाँ पे आंसर हो सकता है कि ये हो, कई लोगों के ये हो सकता है, कई लोगों के ये हो सकता है, कई लोगों के ये हो सकता है। अब इसमें से सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R4 किया होगा, उनके आंसर राइट हैं। लेकिन इस चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उस चीज को आप अगर समझ लेंगे तो मतलब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का, वो आराम से इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो उसको समझने से पहले हमारे पास 2 रूल आपको याद होने चाहिए। उन रूल्स की अगर बात करें तो वो रूल आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज द IV ग्राफ।
दिस इज द आई बी ग्राफ। और इस आई बी ग्राफ में आपने देखा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन आपको देखने को मिली, तो इस लाइन का नाम होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। इस लाइन का नाम होता है स्लोप। और स्लोप की बात अगर यहां पर करें तो स्लोप कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे यहां पे ये स्लोप है और यहां पे ये स्लोप हो जाए, यहां पे ये स्लोप हो जाए, तो स्लोप कोई भी हो सकता है। लेकिन इस चीज के पीछे का लॉजिक अगर हमने देखा तो यहां पे आपने देखा होगा कि थीटा, एक एंगल यहां पे मिलता है थीटा। जैसे यहां पे अगर हम थीटा की बात करें तो ये थीटा हो जाएगा, यहां पे अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी? थीटा की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी? जहां पे थीटा की वैल्यू ज्यादा, यानी कि वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि थीटा, और इस थीटा को डिफाइन करने के लिए आपने पढ़ा होगा tan थीटा, क्योंकि जब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं तो वहां पे tan थीटा नाम की कोई एक चीज देखने को मिल जाती है। उस tan थीटा को आप देखेंगे तो वो क्या हमको प्रोवाइड करवाता है? tan थीटा का मतलब है यहां पे बेस tan थीटा, तो यहां पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे परपेंडिकुलर की बात करें तो कौन है? आई। परपेंडिकुलर कौन है? आई। और v क्या है? यहां पे बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर tan थीटा है तो यानी कि आई भी है। और जबकि हमने ओम्स ने क्या बताया कि ओम्स ने बताया कि v बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, यानी कि अगर ये BI ग्राफ होता तो BI ग्राफ हमको क्या देता है? R देता है, क्योंकि आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर यानी कि I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो V अपॉन आर यानी एक मिनट, तो यहां पे V इक्वल्स टू आई आर, तो यहां पे आई R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो हमको अगर R चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमको कौन सा ग्राफ चाहिए? VI ग्राफ, VI ग्राफ। लेकिन यहां पे ये क्या है? ये है IB ग्राफ। ये क्या है? IB ग्राफ। और IB ग्राफ है, इसीलिए अगर यहां पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप इसको बताएं कि V अपॉन आई अगर आता है तो यहां पे हमको क्या मिलता है? R। और I अपॉन R आता है तो हमको मिलता है 1 अपॉन V की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको कुछ चीजें क्लियर हो पा रही हैं कि ये तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यहां पे। लेकिन यहां पे देखेंगे तो आर और वी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन 1 अपॉन आर है, यानी कि इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या होगा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इस तरीके से अगर हम समझें कि आई बी ग्राफ जो है, यानी कि वी के पास में जो भी चीजें हैं वो क्या हैं? v बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। v हमने क्या कहा कि v की वैल्यू बढ़ रही है, यहां पे देखो ये बढ़ रहा है, तो जब अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा? v बढ़ रहा है। और ये r बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है यानी कि r बढ़ रहा है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि r हमको चाहिए तो हम v अपॉन आई लगाएंगे, लेकिन अगर हमको 1 अपॉन r चाहिए तो यहाँ पे एग्जामिनर अब होशियार हो गया है। एग्जामिनर क्या करता है कि आई बी ग्राफ देता है, वी ग्राफ पहले देता था लेकिन आई बी ग्राफ अब देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हम यहां पे देख लेते हैं। हेडिंग कर लेना आप लोग, प्रॉपर्टी ऑफ वीआई ग्राफ, प्रॉपर्टी ऑफ बीआई ग्राफ। ये कई बार पूछा भी गया है। तो प्रॉपर्टी ऑफ बीआई ग्राफ में आपको क्या लिखना है? प्रॉपर्टी ऑफ बीआई ग्राफ में क्या लिखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ बीआई ग्राफ में लिखना है कि ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड प्रॉपर्टी यहां पे क्या हो जाती है? ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। और सेकेंड प्रॉपर्टी होगी कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू
ओरिजिन। यानी कि अगर हम यहां पे 4 ग्राफ बना दें आपके पास, इन 4 ग्राफ में से अगर हम यहां कहें IB ग्राफ है, ये VI ग्राफ है, और ये ऐसे क्वेश्चन कई बार आ भी चुके हैं, ये भी VI ग्राफ है और ये IB ग्राफ है। अब इनमें से कौन सा सही ग्राफ बना हुआ है, तो आपको आंसर तुरंत करना होगा कि बी ऑप्शन वाला बिल्कुल राइट है, यानी कि ये वाला VI ग्राफ जो बना हुआ है बिल्कुल सही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पासिंग हो रहा है ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब कोई भी चीज अगर वोल्टेज स्टार्ट होना है तो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है। लाइन कौन सी है? स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है यानी कि फर्स्ट रूल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट सेकेंड रूल क्या है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से आपको ये 2 रूल जो है याद रखने हैं कि फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी ऑफ BI ग्राफ या फिर IB ग्राफ का, कि ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो अब अगर हम यहां पे बात करें तो आप लोगों को ये समझ में आ चुका है? यस करेंगे सब लोग? यस करें, हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं यहां पे, अब आप हमको लग रहा है कर पाएंगे। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इस तरीके से, ये हमारे पास VI ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? VI ग्राफ। VI ग्राफ है और VI ग्राफ यहां से ओरिजिन से ये यहां पे 5 कर देते हैं, ये 10 कर देते हैं, 15, 20। वोल्टेज भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। वोल्टेज है 3, 6, 9, 3, 6 और 9। अब हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चन और उनके जवाब आपको बिल्कुल आसानी से देने हैं। ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था तो ऑप्शन भी लिख देते हैं। 5/3 ओम। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। 3/5 ओम। सी ऑप्शन है यहाँ पे 5/2 ओम। डी ऑप्शन है यहाँ पे 2/5 ओम। बताओ, सभी लोग आंसर बताएं। यहाँ पे ये आपके पास VI ग्राफ है और इनमें से रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस आपको बताना है। कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं। कई के आंसर आ रहे हैं, ABCD सब मिक्स आ रहे हैं आंसर। तो देखो सिंपल सी बात यहां पे ये है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिख लेना है tan थीटा। tan थीटा, और tan थीटा हमको क्या प्रोवाइड करवाता है? आपको पता है कि V = IR होता है। लिख जरूर लेना है, एग्जाम में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। I = क्या हो जाएगा यहाँ पे? R = क्या हो जाएगा? V/I। और tan थीटा हमको क्या देता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इतनी चीज अगर आपको पता है तो मतलब आंसर निकल गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये हम मान लेते हैं कि चलो 3 है। परपेंडिकुलर क्या है? 3 है। और बेस क्या है? बेस यहाँ पे 5 है। तो क्या मिल गया हमको? ये हमको क्या मिला? ये है क्या? B। और ये क्या है? V क्या है? यहाँ पे I। तो VI ग्राफ हमको मिलवाता है किससे? R से। तो क्या ये हम इसको = R नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते क्या? V/I = 3/5 R, क्या हम नहीं लिख सकते? तो आपको ये पता नहीं हो गया कि 3/5 क्या है? यहाँ पे ओम है, यही तो रेजिस्टेंस है। अब कई बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये जो है आपने बनाया है इनके सबके लिए क्या होगा? सबके लिए इक्वल होगा। देखो यहाँ पे हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है? 6 अपन बेस क्या है? 10। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप देख करके बता पाओगे क्वेश्चन सही है कि गलत है। अभी हम ऐसे क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, देखो 3/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9/15। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 3 5 जा, तो क्या हो जाएगा? 3/5। बोलो आया कि नहीं आया? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3/5। बी ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट आंसर हैं। क्वेश्चन को नोट कर लेंगे।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। कहेंगे क्वेश्चन ही नहीं दिया, आंसर क्या बताएं? क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक वीआई ग्राफ बना लेते हैं। मैक्सिमम तो वीआई ग्राफ ही पूछा जाता है, कभी कभी एग्जामिनर जो है आईबी ग्राफ भी देता है। यहाँ पर हमने लिख दिया R1, यह है R2 और यह है R3। हमने कहा यह है V1, यह है V2, यह है V3, यह है I1, I2 और I3। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि बताना है आपको, बताना है R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। नेक्स्ट है R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। नेक्स्ट है R1 इक्वस टू R2 इक्वस टू R3। नेक्स्ट है R2 इज ग्रेटर देन R1 इज ग्रेटर देन R3। चलो करके बताओ सब लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वालों की संख्या ज्यादा है भाई। R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, लेकिन यहां पे आंसर क्या सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। R1 इज इक्वस टू R2 इक्वस टू R3। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब ग्राफ है, हमने क्या बताया था, स्लोप ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा। यहां पे लेकिन क्या है, ये थीटा देखो बना रहा है, लेकिन ये थीटा सबके लिए सेम है ना, थीटा सबके लिए सेम है। अगर हम यहां से ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ऐसे ड्रॉ कर दें, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ये थीटा एंगल सबके लिए सेम है। तो जब थीटा एंगल सेम है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी सेम होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि R1 यहाँ पे ग्रेटर नहीं है, R1 इक्वस टू R2 इक्वस टू R3, R1 इक्वस टू R2 इक्वस टू R3, ये बिल्कुल राइट होगा। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एग्जामिनर ने पूछा यहाँ पे 4 ग्राफ बना दिए। एग्जामिनर ने क्या किया कि 4 ग्राफ बना दिए और वहां पे लिख दिया पैरेलल, पैरेलल, सीरीज, और यहां पे बना दिया ये ग्राफ है आपका आईबी ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? आईबी ग्राफ है, आईबी ग्राफ। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर बी में क्या किया उसने, सेम एज दिस बना दिया क्या, आईबी ग्राफ, सीरीज और पैरेलल। यहाँ पे आईबी ग्राफ, यहाँ पे लिख दिया सीरीज, यहाँ पे लिख दिया पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। सी ऑप्शन में क्या किया उसने, सी ऑप्शन में बताया, यहाँ पे लिख दिया सीरीज और यहाँ पे पैरेलल लिख दिया। ये ग्राफ है आपका आईबी ग्राफ। नेक्स्ट क्या किया वहाँ पे कि
उसने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये है पैरेलल और ये है सीरीज। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। व्हिच ऑफ द ग्राफ इज करेक्टली लेबल्ड इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। और साथ में यहाँ पे R1 R2 अगर रखा जाए तो किसका जो है ज़्यादा आएगा ये आपको बताना है, साथ में ये भी बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कौन कौन देख पा रहा है, इसमें से करेक्टली कौन सा लेबल्ड किया गया है, करेक्टली लेबल्ड आपको बताना है।